चलिए, तो आज हम अपना कैश फ्लो दी एंड करेंगे। तो आज ही हम कैश फ्लो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये है हमारी एस लिमिटेड की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, जिसमें हमें गिवन है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन। ठीक है। ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है। उसके बाद एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद है इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स में है, करंट एसेट्स में है हमें इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए, इसके बाद एक नोट टू अकाउंट है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का। नोट दे रखा है हमें डिविडेंड प्रपोज्ड है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022 आर 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ये ध्यान रखना है कि प्रपोज डिविडेंड में हमारा जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है ना, वो हम कैश फ्लो में यूज़ नहीं करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है वही हमारा डिविडेंड पेड होता है और वही हमारा डिविडेंड मेड होता है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹75,000. An old building, the book value of which was ₹63,000, was sold at a loss of ₹5,000 and tax provided during the year was ₹80,000. ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एंट्री से। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले हमारी 4 लाख की थी, उसके बाद 6 लाख की हुई, यानी हमने 2 लाख की कैपिटल इशू की है। तो इशू ऑफ शेयर्स है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, 2 लाख। इसके बाद है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हमारा पहले बैलेंस था 1 लाख, फिर हमारा 2 लाख हो गया। तो ये हमारा जाएगा एनपीबीटी में। हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। इसके बाद है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारी, पहले 2 लाख की थी, फिर 1 लाख की हो गई। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि 2 लाख की थी, हमने 1 लाख का पेमेंट कर दिया तो 1 लाख की रखी थी, तो ये 1 लाख। जब पेमेंट किया है तो पैसा गया, तो आउटफ्लो। इसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन। एक बैंक लोन था, पहले 10,000 था, उसके बाद निल हो गया, यानी हमने लोन का पेमेंट कर दिया। ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा पेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही एक पार्ट है। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स, जो कि पहले 60,000 के थे, फिर 45,000 के हो गए, यानी कि लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे लेस करते हैं वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में लेस करेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 15,000। इसके बाद है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, वो है हमारा नोट नंबर 1। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में दे रखा है हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 40,000 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 70,000, और हमें टैक्स पेड दे रखा है 80,000। तो हमें इसका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, और हमें दे रखा है टैक्स पेड, सॉरी टैक्स प्रोवाइडेड। देखो, प्रोवाइडेड जो होता है ना वो प्रोविज़न होता है, और जो टैक्स पेड होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक टैक्स पेड। अभी हमें गिवन है टैक्स प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड जो होता है वो होता है प्रोविज़न, तो ये 80,000 का प्रोविज़न है। तो ये आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविज़न मेड 80,000। इसको आप क्लोज कर दो, 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस 70,000, 50,000 का टू बैंक टैक्स पेड, ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं पोस्ट नहीं होंगे, ये जो प्रोविज़न मेड है ये ऊपर चला जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स 80,000, और ये टैक्स पेड चला जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे, माइनस टैक्स पेड 50,000। चलिए, इसके बाद आते हैं नॉन करंट एसेट्स, और उसमें आता है पहले हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले 6 लाख की थी, फिर 6 लाख की हो गई। लेकिन आप ये देखो कि हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दे रखा है। ठीक है। ये रहा, बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर ₹75,000। तो जो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 6 लाख 6 लाख, इसका हम अकाउंट बनाएंगे। देखो, ये रहा हमारा बिल्डिंग अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग परचेज की हमने 75,000 की। ठीक है। तो ये आ जाएगा टू बैंक परचेज 75,000। इसके बाद एक ओल्ड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू थी 63,000, जो सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000, यानी 63,000 वाली 5,000 के लॉस पे सेल हुई है।
तो पहले देखो कि 63,000 तो बुक वैल्यू है, उसमें से 5,000 का लॉस अगर हम कम कर दें तो 58,000 पे वो सेल हुई। तो बाय बैंक सेल आ गई 58,000, 5,000 का लॉस है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस 5,000। ठीक है, 63,000 वाली, तो 63,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 5,000 का लॉस हुआ, तो 58,000 पे वो सेल हुई, तो ये बाय बैंक सेल आ जाएगा 50,000, 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो हम जब ये अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो ये 6,75,000 हमारा बैलेंस ज़्यादा है। अब सेल भी आया हुआ है, लॉस भी आया हुआ है, तो ये जो हमारा बाय डेप्रिसिएशन, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। कौन सा डेप्रिसिएशन? करंट ईयर का 12,000। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी सेल भी है, पी एंड एल का लॉस भी है, परचेज भी है, तो अब जो इसमें बैलेंस आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन। कौन सा? करंट ईयर का 12,000। चलिए इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाएंगी नहीं, सेल और परचेज आ जाएगी हमारी इन्वेस्टिंग में, तो 58,000 एंड 75,000। देखो, परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 एंड सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000। इसके बाद है हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा ऊपर ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 5,000 का, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,000 का। ये जो डेप्रिसिएशन है 12,000 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लो। इसके बाद है हमारे इंटेंजिबल पेटेंट्स। देखो, पेटेंट्स पहले 50,000 के थे, फिर 45,000 के हो गए, यानी कि कम हो गए। ठीक है, और ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कौन से हैं? इंटेंजिबल। तो ये इसकी एंट्री ऊपर आएगी, ये रहा, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट 5,000 ऐड होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लो। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 75,000 से इंक्रीज हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री आ जाएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो ये आ जाएंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000, क्योंकि हमने परचेज किए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम करंट एसेट्स पे। इन्वेंट्री हमारी पहले 10,000 की थी, फिर 15,000 की हो गई। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पहले 1,20,000 के थे, फिर 1,95,000 के हो गए। दोनों बार हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है, करंट एसेट्स की, वो इंक्रीज हुई है। तो जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो लेस होते हैं। देखो ये रहा लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000, ये हम लेस करेंगे। इसके बाद इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो लास्ट में यूज होगा। अब आते हैं डिविडेंड प्रपोज्ड पे। तो ये तो हम कर ही चुके हैं कि हमें 80,000 का कोई यूज नहीं होता करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर वाला ही हमारा मेड होता है और प्रीवियस ईयर वाला ही हमारा पेड होता है। तो ये टैक्स पेड हमने, डिविडेंड पेड हमने यहाँ लिया है 60,000, और प्रोविजन फॉर डिविडेंड पेड हमने यहाँ लिया 60,000। चलिए अब कोई एंट्री हमारी रह नहीं गई है, तो हम अपना एनपीबीटी निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 2,40,000 आया है। इसको हम यहाँ रखेंगे 2,40,000, प्लस करेंगे 5,000, 12,000, 5,000, 2,62,000। इसके बाद ये सारी आइटम नेगेटिव है, 95,000 की माइनस करेंगे तो 1,67,000 का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, माइनस करेंगे टैक्स पेड 50,000, तो 1,17,000 की हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई है। उसके बाद 75,000 है, 58,000, 75,000, तो नेगेटिव आंसर आएगा हमारा 92,000 का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख लो, ये 1 लाख है, 60 और 10,000, यानी कि 2 लाख माइनस 1,70,000, तो 30,000 का हमारा ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 55,000। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारा 30,000 का, तो ये 55,000 में 30,000 हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85,000, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85,000 ही है। ठीक है बेटा, तो बस यहीं पर आज हमारा ये कैश फ्लो का चैप्टर फिनिश हो चुका है।